आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करूँगा वो एक रियल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। मैंने ये स्टोरी एक वेबसाइट पर पढ़ी थी। लिखी थी एक शख्स ने जिसका नाम था उमर महमूद। उन्होंने बताया कि उनके साथ कुछ ऐसे लम्हे गुजरे हैं जो ज़िंदगी भर उनके जहन से कभी निकल नहीं सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। वेलकम टू पाक फ्लिक स्टोरीज़। तो कहानी स्टार्ट होती है। उमर लिखता है, मेरी फैमिली 2002 में मिसिसागा कनाडा में शिफ्ट हुई थी। तब मेरी उम्र सिर्फ 9 साल थी। जो घर हमने ख़रीदा था वो हमारा पुराने घर से काफ़ी बड़ा था। इतना बड़ा कि शुरू में तो लगता जैसे हम किसी सपने के घर में आ गए हों। उस घर में 5 बेडरूम थे, 3 वॉशरूम और एक बिल्कुल खाली बेसमेंट जहां अभी तक कोई फर्नीचर भी रखा नहीं गया था। उमर लिखता है, जब हम पहली बार वहां आए मुझे याद है मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। इतना बड़ा घर और इतना खामोश। मैं उस दिन अपनी अम्मी और अपने बहन भाइयों के साथ सोया था क्योंकि मुझे अंधेरे और उस घर की खामोशी से अजीब सा डर लग रहा था। हम पहले एक छोटे से घर में रहते थे, लेकिन वो एक कंफर्टेबल घर था। लेकिन ये जगह थोड़ी सी अलग थी। हर घर के कोने में एक अजीब सी ठंड का एहसास होता और मुझे उस वक्त बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यही घर मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक दिनों का गवाह बन जाएगा। लेकिन एक जगह थी जहां जाने से मैं हमेशा से कतराता था। घर का बेसमेंट। वहां अंधेरा था, ठंड थी और हर तरफ बस सीमेंट से बनी हुई दीवारें। एक बार मैंने हिम्मत करके नीचे गया और देखा कि छत से कुछ हुक्स लटक रहे हैं। उस मोमेंट पे मुझे लग रहा था कि जैसे मैं किसी प्रिजन के अंदर आ गया हूँ। बेसमेंट की सीढ़ियों से नीचे उतरते ही एक बड़ा रेक्टेंगल एरिया था जिसमें 2 दरवाजे थे, एक एक साइड पर। मैंने जब अपने डैड से उन हुक्स के बारे में पूछा तो उन्होंने बहुत कैजुअली कहा, हाँ, यहाँ जो पहले के ऑनर थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वो लोग यहाँ मैरिजुआना उगाते थे। तब ये सब इल्लीगल था और आज भी ये इल्लीगल ही है। डैड की बातें सुनने के बाद मुझे लगा कि इस घर में थोड़ी डार्क हिस्ट्री छुपी हुई है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बातें मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैं सोचने लगा जैसे इस घर के अंधेरों में कोई कहानियाँ दफन हो। बाद में जब हमने बेसमेंट को रेनोवेट करा तो वो एक शानदार और कंफर्टेबल सिटिंग और स्टडी एरिया बन गया। लेकिन मेरे लिए उस जगह की पहली यादें मैं कभी भुला नहीं सकता। मैं उसी घर में बड़ा हुआ, वहीं मेरे स्कूल लाइफ, मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ, सब कुछ उसी घर से शुरू हुआ। मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल उसी घर के अंदर गुजरे। मैं लगभग जब 15 साल का हो गया था तब मैंने इस्लाम पर अमल करना शुरू किया और तभी से मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी थी जिन्नात के बारे में जानना। जब आप जिन्नातों के बारे में पढ़ना शुरू करते हो तो सिर्फ उनके बारे में ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं, दुनिया, दिन और अनसीन वर्ल्ड के बारे में। मैंने अपनी पहली जिन पर लिखी किताब ख़रीदी थी, दी एक्सॉर्सिस्ट ट्रेडिशन बाय बिलाल फिलिप। मैंने उस किताब को इतना ध्यान से पढ़ा कि कुछ हिस्से तो याद भी हो गए थे। उसके बाद मैंने लोगों से उनके जिन के एक्सपीरियंस सुनना शुरू किया और उनकी कहानियाँ मुझे और भी ज़्यादा फैसिनेटिंग करती गईं। कभी कभी मैं खुद से ही सोचता था क्या कभी मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा, पर मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन वही चीज़ जिसके बारे में मैं सिर्फ पढ़ता था मेरे अपने घर में होने वाली थी। ये बात मेरी यूनिवर्सिटी के दूसरे साल की है। एक टफ एग्ज़ाम के सीज़न के बाद मैं थोड़ा रिलैक्स करने के लिए दोस्तों के साथ बाहर गया था। रात को जब मैं घर पर वापस आया मेरी मॉम ने मुझे साइड पर बुलाया। उनका चेहरा उतरा हुआ था और बहुत ज़्यादा सीरियस था। उन्होंने कहा, तुम्हारे जाने के बाद एक अजीब सी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ है। मैं थोड़ा घबरा गया और पूछा, क्या हुआ? मॉम ने बताया, तुम्हारी बहन जब बेसमेंट के अंदर बैठ के अकेले पढ़ रही थी, दरवाज़ा बंद था। अचानक उसने सुना कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पर नॉक कर रहा था। एक बार नहीं
कई बार किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक करा। वो डर के मारे सीधे ऊपर भाग गई और मॉम डैड को सब बताया। नेचुरली उन्होंने उसे समझा कि शायद एग्ज़ाम का स्ट्रेस होगा या कोई इमेजिनेशन, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि नॉकिंग बाहर से नहीं थी, बल्कि कमरे के अंदर से कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा था। ये सुनकर मेरे डैड, जो मेरी ज़िंदगी के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, एकदम चुप हो गए। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस घर में एक अजीब सी खामोशी हो गई, जैसे सबको वो बात सुनकर कुछ महसूस हुआ है जो कहने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। जैसे सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा हो, ये हुआ तो कैसे। कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब खामोश थे और बेखबर थे। मैंने बिना कुछ सोचे सीधे बेसमेंट के अंदर चला गया। दिल के अंदर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी थी और एक जज्बा कुछ समझने का। अल्लाह के फजल से मैंने कुरान हाफिज़ किया था और कुछ लोगों ने मुझे पहले भी तिलावत करने को कहा था। मेरी अम्मी ने भी कहा, बेटा बेसमेंट में जाके कुछ कुरान की आयतें पढ़ लो। मैं वहाँ गया, हर कोने में देखा, हर शैडो को फील किया, लेकिन जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वहाँ कुछ भी सामने नहीं आया। बस एक ठंडी हवा और वही फिमलर खामोशी का एहसास हो रहा था। सच कहूँ तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। यही पूरी कहानी मेरे दिमाग में घूम रही थी, क्योंकि इन सब का कोई सेंस नहीं बन रहा था। थोड़े ही दिन बाद हम सब ने इस इंसिडेंट को इग्नोर कर दिया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे अंदर अभी भी एक कशमकश चल रही थी। मैंने डिसाइड किया मैं अपना सारा सामान उठा के बेसमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा और मैं वहीं अकेले रहने लग गया। मैं वहीं पे अकेला सोता और अक्सर एक बात को सोचता रहता, अगर कुछ है तो शायद वो मुझे दिख जाएगा। मैंने हॉरर मूवीज़ भी वहाँ अकेली देखी, जैसे कि द रिंग, द बाबाडॉग, द एक्सोर्सिज्म, दरवाज़ा बंद करके पूरी रात, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि जो चीज़ हम सबको लगा के छोड़कर चली गई वो अभी भी वहीं थी, हमारे घर में छुप छुप कर देख रही थी, इंतज़ार कर रही थी सही वक्त का। उसी साल के एंड में हम सब ने एक कैट ली थी, एक छोटी सी प्यारी सी जान जो सबके साथ जल्दी से अटैच हो गई थी। एक सुबह फजर के बाद मेरा भाई बेसमेंट में कुरान पढ़ रहा था। कैट भी उसके साथ ही थी, इधर उधर घूम रही थी, खेल रही थी, सब कुछ देख रही थी, एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश कर रही थी। जब मेरे भाई ने कैट को अपने तरफ बुलाने की कोशिश की और उसका नाम पुकारा, तभी अचानक से एक ज़ोर से आवाज़ आई, जैसे किसी ने कैट को ज़ोर से किक मारी हो। कैट तुरंत से चिल्ला उठी और उछलकर एक कोने में चली गई। उसके चेहरे पर डर था और दर्द भी साफ दिख रहा था। उसने बस हिस की और एक कोने में चुपचाप जाकर बैठ गई। जब मैं सुबह उठा, मेरे भाई ने ये सब मुझे बताया और मेरे भाई की आवाज़ में एक सच्चा डर था। तब मुझे लगा उसकी बातें सुनकर शायद अब ये मामला सिर्फ इमेजिनेशन का नहीं रहा, कुछ है हमारे घर में। उस इंसिडेंट के कुछ ही दिन बाद हम सब फैमिली मेंबर मिलकर जू जा रहे थे। कैट को पहली दफ़ा घर में अकेला छोड़ना था। मैं थोड़ा सा नर्वस भी था। जब हम निकलने ही वाले थे तब मैंने कुछ देखा जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। हमारी कैट बेसमेंट के डोर के तरफ खड़ी थी। उसने एकदम से ऊपर देखा, जैसे उसने कुछ देखा हो, और उसके चेहरे पर एक ही एक्सप्रेशन आया, जैसे वो चिल्लाना चाहती हो लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही हो। अगले ही पल वो इतनी तेज़ भागने लगी, ऊपर नीचे दौड़ने लगी, जैसे वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रही हो। मैंने उस दिन उस कैट के चेहरे पर एक ऐसा डर खौफ देखा जो मैंने कभी भी किसी ज़िंदा चीज़ पर नहीं देखा था। सालों तक छोटी मोटी चीज़ें होती रहीं, कुछ ऐसा नहीं था जो बिल्कुल हॉरर मूवीज़ में दिखाया जाता हो।
ना किसी इंसान का चेहरा मिरर में दिखा हो, ना कोई इंसान उड़ता हुआ नज़र आया हो। बस छोटी मोटी घटनाएं जिनके लिए कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मिलना मुश्किल होता गया। मेरा पहला इनडायरेक्ट इनकाउंटर तब हुआ जब मैं और मेरा भाई ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। हमारे फैमिली रूम और किचन के बीच में एक वॉल थी। मैंने नमाज़ ख़त्म करके रूम से निकल गया, लेकिन मेरा भाई अभी भी अंदर था। अचानक वो दौड़ता हुआ बाहर आया, अपनी दाढ़ी पकड़े हुए आयतल कुर्सी ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा था। उसने कहा, जब मैं वहाँ पर बैठा था, मुझे किचन की वॉल के पीछे से ज़ोर ज़ोर से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और मैं समझ गया था ये कोई नॉर्मल आवाज़ नहीं थी। कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन जब लिविंग रूम में बैठी थी, तभी उसने देखा कर्टन्स अचानक से दोनों साइड की वॉल की तरफ से ज़ोर से खींचे गए, जैसे किसी ने गुस्से में खींचकर खोल दिए हों। ना हवा थी और ना ही कोई खिड़की खुली हुई थी। बाहर तड़पती गर्मी थी। वो चिल्लाई और सीधा रूम से भाग गई। उसने बताया कि उसको ऐसा लगा कि किसी एक आदमी ने उन कर्टन्स को ज़ोर से खोल दिया हो। अब हम सब अलर्ट हो गए थे, लेकिन कुछ भी हमें तैयार नहीं कर सकता था उस इंसिडेंट के लिए जो आगे होने वाला था। एक दिन जब मैं यूनिवर्सिटी से घर आया तो मैंने देखा कि मेरी मॉम बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, मैं फैमिली रूम में सो रही थी, तब मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे दरवाजे से देख रहा हो। मैं जानती थी ये सपना नहीं था, ये रियल था। फिर उन्होंने आंखों से देखा कि एक छोटा सा लड़का दरवाजे के पास खड़ा उन्हें देख रहा था। जैसे ही मॉम ने उसे देखा, वो सीधा बेसमेंट के अंधेरों के तरफ भाग गया। मेरी मॉम इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। और तभी उन्होंने सुना कि किसी के पैरों की आवाज़ बेसमेंट से ऊपर आती हुई, लेकिन वो सिर्फ एक आदमी के पैरों की आवाज़ नहीं थी। लगता था कि कई सारे लोग ऊपर चलते हुए आ रहे हों। जब मेरी मॉम ने पलट कर देखा, उन्होंने लंबे पतले साए देखे। सब ब्लैक नकाब पहने हुए थे। उन्होंने मेरी मॉम से कहा, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम जिन्नात हैं, यहाँ रहते हैं। हम सब अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो शरारती है लेकिन बुरा नहीं, उसे कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन हम माफ़ी चाहते हैं जो उसने आपको डरा दिया। उन्होंने कहा, इसके बाद आप कभी भी हमसे कुछ भी नहीं सुनेंगी। और मेरी मॉम सिर्फ देख रही थी। वो फिगर्स धीरे धीरे बेसमेंट की तरफ गए और दरवाजे के अंदर घुसकर गायब हो गए। मैंने मॉम की ज़िंदगी में कभी भी उनको इतना डरा हुआ नहीं देखा था। उन्होंने कहा, हर फिगर की हाइट कम से कम 7 फुट से भी लंबी थी। मैं खामोश था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मेरी मॉम मुस्कुराकर मुझे बोली, ये सब उन जिन्नात की किताबों का नतीजा है जो तुम पढ़ते रहते हो उमर। और मैं सोच रहा था कि शायद वो सही कह रही है। मैं हमेशा इनकाउंटर चाहता था और अब वो हो गया। सच कहूँ तो मैं डरा नहीं था, बल्कि और भी ज़्यादा एक्साइटेड था। उसके बाद कुछ दिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक दिन मेरी मॉम ने बताया कि जब वो रात के वक्त तहज्जुद के लिए उठती हैं तो बेसमेंट से एक रिदम हमिंग सुनाई देती है, बिल्कुल कुरान की तिलावत जैसी। लेकिन पापा ने कहा कि शायद तुम्हें बस ऐसी ही लगा होगा। लेकिन एक दिन रमज़ान में सहूर के बाद मॉम ने पापा को अपने साथ बिठाया और उन्होंने भी वो आवाज़ें सुनी। पापा बस चुप हो गए, उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। एक रात मैं खुद जागता रहा, पानी लेने के लिए गुजरा तो मैंने भी वो आवाज़ें सुनी, बिल्कुल साफ रिदम के साथ, जैसे कुरान की तिलावत एक औरत की आवाज़ थी। मैं वहीं पर रुक गया और सुन रहा था। दिल में एक अजीब सा सुकून था। मुझे पता था मैं पहली बार किसी जिन के साथ डायरेक्ट इनकाउंटर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा। बस एक इज्जत का एहसास था, जैसे अल्लाह ने मुझे
दिखा दिया कि अनसीन वर्ल्ड वाकई में मौजूद है और उसमें भी ऐसे जिन्नात हैं जो सिर्फ अल्लाह का ही जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत ही ज़्यादा हम्बल मोमेंट था। उसके बाद काफ़ी अरसों तक कुछ भी नहीं हुआ। हमने सोचा वो चले गए, लेकिन जब मैंने 2015 में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की, एक आखिरी बार हमें उनकी मौजूदगी महसूस की। मैं काम से घर आया तो मॉम डैड ने बताया कि बेसमेंट में ट्रेडमिल अपने आप चल रही है। मैं हंसा और बोला शायद ग्लिच हो गया होगा। मॉम मुस्कुरा कर बोली, ग्लिच नहीं, पावर केबल तो अनप्लग्ड है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया था और तभी हम सब ने सुनी कि ट्रेडमिल वाकई में चल रही है। हम सब एक दूसरे को देखते रह गए। हाथों का स्पून प्लेट पर गिर गया। घर एकदम से खामोश हो गया। मैं धीरे धीरे नीचे गया। जो भी उस ट्रेडमिल पर था वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजे के पास आया, ट्रेडमिल अचानक से रुक गई। मैंने जब दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका तो ट्रेडमिल की वायर वाकई में अनप्लग थी। मैं बस वहाँ खड़े होके मुस्करा गया। सच्ची कहूँ तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे surreal मोमेंट था। आज भी हम सोचते हैं वो हमारे घर के हाउसमेट अब कहाँ चले गए। 4 साल बीत गए, कोई आवाज़ नहीं, कोई निशानी नहीं, लेकिन हम सभी के दिल के अंदर उनके लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट है। हाँ, उन्होंने कभी कभी हमें डराया, लेकिन हमने कभी बदतमीज़ी नहीं की, ना लाउड म्यूज़िक, ना गाली गलौज, ना बदसलूकी, क्योंकि हमें पता था ये घर सिर्फ हमारा नहीं था बल्कि उनका भी था। और आज भी जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो दिल से एक ही बात निकलती है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो तजुर्बा हमेशा हमारे साथ रहेगा। मुझे नहीं पता ये कहानी रियल थी कि फ़ेक थी, पर बहुत अच्छी थी। अच्छे जिन्नात भी होते हैं और बुरे जिन्नात भी होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करना ना भूलें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ किसी और एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।